हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज ना जिस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं वो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफी आप लोगों की प्रॉब्लम भी रहती है इस टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक है हमारा about the chronological order or the important dates of the chapter that is the rise of nationalism in Europe। यानी कि हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग जब आंसर्स लिखते हैं तो हमें डेट्स याद नहीं आते, या फिर कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाता है जिसमें डेट पूछी गई है तो वो हम डेट प्रॉपर्ली मेंशन नहीं कर पाते और वहीं पर आके हमारा क्या होता है, डांबर डोल हो जाता है, हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके ही उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि आप डेट्स अच्छे से याद कर पाए, आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिल जाए जिसमें आप पर्टिकुलरली डेट्स याद कर सकते हैं। एज अ टीचर अगर मैं आपको बोलूं कि जब हम लोग कॉपीज चेक करते हैं या फिर कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उस टाइम पे जब आप लोग प्रॉपर्ली डेट्स मेंशन करके आते हैं ना, या फिर जब ईयर मेंशन करके आते हैं, तब आपका क्वेश्चन और आपका आंसर जो है वो काफी इंप्रेसिव दिखता है, काफी अच्छा लगता है और उसे चेक करने में भी मजा आता है। और वहीं अगर आप गलत ईयर मेंशन करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, मार्क्स कट जाता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नहीं आता है, ईयर नहीं पता है, तो तुक्के मार के गलत मत लिख के आइए, उसमें ईयर मेंशन करिए ही मत। ऐसा ना हो पूरा आंसर आपका सही है और ईयर गलत मेंशन कर दे तो उसमें आपका गलत मेंशन करने की वजह से मार्क्स कटेगा, लेकिन ना लिखने की वजह से नहीं कटेगा। तो वो चीज जरूर ध्यान रखिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी टिप्स के लिए आपके एग्जाम की क्या क्या आप लोगों को चीजों को ध्यान रखना है, वो सारी ही चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। लेकिन आज के वीडियो पे बात कर लेते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले अगर बात करूं, आपके चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है एक पेंटिंग के थ्रू, जो कि एक फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग है, जो कि आप लोगों की बनी थी बेटा 1848 के अंदर। 1848 की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान जो पेंटिंग बनाई गई वो कौन सी पेंटिंग थी, हम इसी ईयर से शुरुआत कर रहे हैं। दैट इज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्वेश्चन 1 मार्क में कई बार बन जाता है, या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पेंटिंग का नाम क्या था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप बता सकते हैं 1848 में बनी थी। क्या था पिक्चर का नाम? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और किसने बनाई थी? दैट पेंटिंग इज मेड बाय द फ्रेंच आर्टिस्ट दैट इज फ्रेडरिक सूरियो। हम लोगों ने जो एमसीक्यू डिस्कस किए थे इस चैप्टर के, उसमें भी हम लोगों ने इस बारे में बात की थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा तो दैट इज अबाउट दी 1789। ये आप लोग क्लास 9th के अंदर भी देख चुके हो। क्लास 9th में आपने देखा था अबाउट दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हम लोग का कब माना जाता है, स्टार्टिंग इन दी 1789, 14 जुलाई 1789, जो कि क्या था, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग था, है ना। तो दैट दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। और किससे था ये हमारा बेस्टाइल फोर्ट जो डिमोलिश हुआ था, उससे जो है वो इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इन दी 1789। इसके बाद अगर बात की जाए, हम लोग का जो इस साल चैप्टर शुरू होता है वो हमारा पेंटिंग हुआ 1789 का। आपको रेवोल्यूशन की चीजें बताई गई, उस चीज को सारा याद किया गया, कैसे उसके थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड किया गया, वो सारी चीजें बताई गई। देन उसके बाद आती है किसकी बारी? नेपोलियन की बारी। नेपोलियन आते हैं और नेपोलियन अपने साथ कुछ चीजें लेके आते हैं। ही वाज कंसीडर्ड एज द हार्बिंगर ऑफ द सोसाइटी, और बाद में उसे लोग जो है क्या मानने लगे थे, एनिमी कंसीडर करने लगे थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो काम किया था वो क्या किया था, वो 1804 में कुछ चीजें लेकर आए, और वो क्या चीजें थी, वो था सिविल कोड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो नामों से जानते हैं, दैट सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है इसे, एंड सेकेंड वन इज द नेपोलियनिक कोड, दैट इज नेपोलियनिक कोड। दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, सो दैट आपको याद रखना है। पहला क्या हो गया आपका सिविल कोड ऑफ 1804 एंड देन दी नेपोलियन कोड। मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि आप इस वीडियो को ना 2-3 बार रिपीटेड फॉर्म में देखोगे। एक बार देखी, ठीक, थोड़ा गैप दीजिए, दूसरी बार देखो, देन अगेन फिर गैप दो, उसके बाद फिर देखो, 3-4 बार लगातार इस वीडियो को देखोगे, आपको सारी डेट्स बहुत अच्छे से माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी।
कोई भी परेशानी आप लोगों को इस वीडियोस के साथ नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम यहाँ पर हमें थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो आई मेक श्योर कि मैं आपकी वो परेशानी रिजॉल्व कर पाऊँ, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है ना। दैट 1804 में क्या हो गया, आपका नेपोलियनिक कोड आ गया। देन उसके बाद क्या होता है आप लोगों का, नेपोलियन ने काफी टाइम देखा, काफी सारी चीजें जो है नेपोलियनिक कोड के दौरान पे की उसने। इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश किया, बर्थ के बेसिस पर जितने भी प्रिविलेजेस थे उन्हें हटा दिया, वो सारी चीजें की। अब उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन का समय समाप्त हो जाता है कब, 1815 में। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है। तो दैट डिफीट ऑफ नेपोलियन। बट कैन एनीबॉडी टेल मी 1815 में नेपोलियन की डिफीट के बाद एक और भी काम हुआ था। क्या था वो काम, कि 1815 में क्योंकि जो फ्रांस का सिस्टम था वो खराब हो चुका था, अब जो है वो हमें एक नए सिस्टम की जरूरत थी, और उसी के लिए 1815 में क्या हुआ था, हमारा वियना कांग्रेस भी हुआ था, है ना। क्या हुआ था हमारा, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के अंदर अगर बात की जाए आप लोगों का, तो इसमें काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। रशिया हो गया, प्रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पूछ लेते हैं कई बार 1 मार्क में, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन जाता है। कंट्रीज के नाम आपको दे दिया, आपको पूछ लिया जाएगा कौन सी कंट्रीज के अंदर नहीं थी, है ना। तो यूएस वगैरह ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था। आपका ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया हो गया, प्रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सारी ही कंट्रीज ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। 1815 में वियना कांग्रेस होती है, जिसमें जो पहले वाला कंजर्वेटिव सिस्टम था उसे वापस से क्या किया गया, लेकर आया गया विद सम मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं था, कुछ मॉडर्नाइजेशन उसमें किए गए थे, ठीक है ना। तो वियना कांग्रेस की गई, कहां पर की गई थी, ऑस्ट्रिया वियना में ही की गई थी। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए, इसे हेड किसने किया था, तो ड्यूक मेटरनिक ने इसे क्या किया था, हेड किया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस पर याद रखनी है। 1815 में 2 काम हुए, नेपोलियन हार गया, और नेपोलियन के हारने की वजह से एक नए सिस्टम को देखना था हमें, इसलिए वियना कांग्रेस की गई ऑस्ट्रिया के अंदर, जिसे किसने हेड किया था, ड्यूक मेटरनिक ने हेड किया था। यहां तक का सारा मामला क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा 1807 की अगर हम लोग बात करें, हालांकि पहले है लेकिन इसे बाद में आपके बुक्स में मेंशन किया गया है, इसलिए मैं इसे बाद में बता रही हूं आप लोगों को। दैट अबाउट whom, अबाउट मेज़नी। जूसेपे मेज़नी जो है वो बॉर्न हुए कब, 1807 में, कहां पर, जेनुआ में। जेनुआ में इनका बर्थ हुआ था, तो 1807 में वो बर्थ आपको याद रखना है। आफ्टर दैट आप लोगों की बुक में एक चीज गिवन है, दैट अगर आप रेवोल्यूशंस की बात करते हैं तो 1838 से 48 का टाइम पीरियड जो है ये पर्टिकुलरली रेवोल्यूशंस के बारे में ही दिया गया। 18 साल में बहुत सारे रेवोल्यूशंस जो है वो यूरोप के अंदर या फ्रांस के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो दैट यू कैन से दैट इट इज नोन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कि इस टाइम पर बहुत सारे अलग अलग रेवोल्यूशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। काफी सारे चेंजेस सोसाइटी के अंदर लिबरल्स ने जो है वो काफी सारे चेंजेस जो है वो सोसाइटी के अंदर किए थे। लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी आप इस दौरान पढ़ते हैं, रोमांटिसिज्म आप इस दौरान पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर दी गई हैं। अगर बात की जाए पहला अपहीवल कब था, यानी कि पहला कहां पर था, तो 1838 में फर्स्ट अपहीवल हम लोगों ने देखा था, किसका, रेवोल्यूशन का। सो दैट फर्स्ट अपहीवल, अगर आप इनके बारे में लिखते हैं तो आप इन ईयर्स को मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये ईयर इतने काम के आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाती है इसके अलावा और कौन से हैं, तो इस जगह फ्रांस के अंदर बहुत सारा वो चल रहा था, फ्रांस के अंदर हो गया, यूरोप के अंदर अलग अलग लोग अपने कंट्री के लिए काम कर रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर स्प्रेड हो रही थी। तो उस तरीके से ग्रीस का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वो भी स्टार्ट हो गया था, कब से, 1821 से। ग्रीस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स स्टार्ट। ग्रीस का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट होता है, और अल्टीमेटली अगर बात की जाए कि ग्रीस को कब जाकर जो है वो इंडिपेंडेंस मिलती है, तो वो इंडिपेंडेंस मिलती है 1832 में जाकर, है ना। कब मिलती है, 1832 में। तो दैट अगर 1832 की बात की जाए, किस चीज को माना जाता है कि वो ग्रीस की इंडिपेंडेंस बन के सामने आई, दैट इज द ट्रीटी ऑफ
कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन की गई। इसी के साथ ग्रीस क्या बन गया कि इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से इस चीज पर, जब हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे इस चैप्टर के, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच कंट्री इज नोन एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, किसको बोला जाता है? तो ये आप लोग मुझे बताइएगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा, नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। उसमें आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो अलग अलग चैप्टर्स के देखने को मिलेंगे। बहुत सारे चैप्टर में अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सारे चैप्टर आप लोगों के लिए अपकमिंग है, यानी कि आने वाले हैं। तो बी ट्यून्ड ऑन द चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आपकी बुक में दिया गया है दैट इज अबाउट दी 1871। 1871 में एज सच अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हम लोगों का जर्मन यूनिफिकेशन, है ना। जर्मन यूनिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ आर्मी, जिसमें ऑटो वन बिस्मार्क का एक बहुत बड़ा रोल था, एक इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूनिफिकेशन के बाद जो पहले किंग बने दैट इज द किंग जो थे वो काइसर विलियम फर्स्ट बने थे, किसके? जर्मन के, आफ्टर द यूनिफिकेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता ही है कि किस किस तरीके से जो है ऑटो वन बिस्मार्क की हेल्प से जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो किया गया था। फॉर द लाइक वेरी लॉन्ग वॉर, 7 ईयर्स का लॉन्ग वॉर जो है वो चला और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है जर्मन का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया गया। इसके बाद जो बारी आती है वो है आप लोगों का एक और यूनिफिकेशन जो कि आपका 1861 का है, दैट इज द इटली यूनिफिकेशन, है ना। इटली का यूनिफिकेशन, अगर इटली की यूनिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें जो नाम सामने आते हैं वो है हमारा काउंट डी कैवूर और इसके अलावा जुसेप्पे गैरिबाल्डी, ये दो नाम है बहुत जरूरी। अगर बात की जाए मैज़नी की तो मैज़नी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इटली यूनिफिकेशन की नींव रखी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी खासी नींव रख दी थी 1830 में, 1840 में जो अपहीवल्स हुए, जो स्टार्टिंग की गई थी उस टाइम पर, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। सक्सेसफुल हम लोग कब होते हैं? 1861 में इटली को यूनिफाई करने के लिए, जिसमें काउंट डी कैवूर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। तो दैट इटली यूनिफिकेशन, और इसके किंग कौन बनते हैं? दैट विक्टर इमानुअल टू जो है वो हेड बनते हैं, किंग बनते हैं आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों यूनिफिकेशन पे मैं एक वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, दोनों यूनिफिकेशन पर जो है प्रॉपर्ली बात कर ली जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए आप लोगों का दैट इज अबाउट दी 1707, है ना। 1707 में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर था आप लोगों का द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन, जो किसके बीच में होता है आप लोगों का? बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। आप लोगों ने स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ा था, जिसमें बिना खून खराबे के क्या हुआ था, कहीं ना कहीं पूरे फुल ब्रिटेन को जो आपका आइलैंड था, जो आइल था, ब्रिटिश आइल था, उसे पूरा क्या कर लिया गया? यूनिफाई कर लिया गया। और विद द हेल्प ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन आप लोग का क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ, इस जब बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड आपका क्या होता है? द एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है, तो उसके बाद क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आप लोग को याद रखना है 1707 का टाइम, ठीक है ना। अगर यहाँ बात की जाए, शायद मैं एक चीज मिस कर गई हूं यहाँ पर, तो वो ये है कि 1861 में जब इटली यूनिफिकेशन का टाइम चल रहा था तो उससे पहले 1859 में क्या किया गया था? जो फोर्सेस थी, काउंट डी कैवूर ने बहुत सारी डिप्लोमेटिक अलायंसेस की थी और डिप्लोमेटिक अलायंसेस के चलते उन लोगों ने क्या किया था? कुछ वॉर्स किए थे, जिसमें सार्डिनिया पीडमोंट की फोर्सेस जो थी उन्होंने किसको हराया था? ऑस्ट्रिया, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी, उनको जो है कई हराया था। तो 1859 का वो टाइम पीरियड आप लोग जब लिखोगे प्रॉपर किसके बारे में, इटली यूनिफिकेशन के बारे में, तो आप वो 1859 वाला टाइम पीरियड जरूर मेंशन करोगे, क्योंकि उस टाइम पर सार्डिनिया पीडमोंट ने क्या किया था? आपके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया था। इज दैट क्लियर? तो वो याद रखना है। सो दैट्स इट विद द डेट्स। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतनी ही डेट्स है। क्या सिर्फ इतनी सी डेट्स है? यस, सिर्फ इसके अंदर इतना सा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कोई बहुत ज्यादा डेट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। आप इन्हीं डेट्स के थ्रू सारी स्टोरी को अपनी टिप्स पर याद कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। मैं इन चैप्टर्स पर डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप आरबी क्लासेस चैनल पर जाकर जो है वो सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो मैं नया लेकर आऊं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप, कि क्या आप लोगों को चीजें यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले बात की गई थी हमारा 1848 से, जो कि फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग थी, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट बात की गई 1789 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए 1804 सिविल कोड जो है आया था, सिविल कोड ऑफ और 1804 और नेपोलियन कोड दोनों ही ने बोला जाता है, जिसमें कि जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ वो खत्म किए गए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एस्टैब्लिश किया गया, प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर किया गया, ये सारी चीजें हैं नेपोलियन ने की थी। बात की जाए इसके बाद नेपोलियन स्टार्टिंग में हार्बिंगर ऑफ द सोसाइटी था, लेकिन बाद में लोगों से अपना एनिमी कंसीडर करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजें सेंसरशिप वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को फोर्स कर रहे थे अपनी आर्मी में आने के लिए, तो इस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं नेपोलियन का असली चेहरा बाद में देख रहे थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए 1815 में इन सब चीजों को देखते हुए नेपोलियन को हराया गया बाय दी कंजर्वेटिव्स, जो कि कौन थे हमारे, यही जो है ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया, प्रशिया, इन सब ने मिलकर किसको हरा दिया, नेपोलियन को हरा दिया इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और इसके बाद वियना कांग्रेस होती है, जिसमें ये डिसाइड करना था कि अब आगे का जो सिस्टम है, आगे का एजेंडा है वो क्या रहने वाला है। तो इसके बाद जो स्पेन के बर्बन किंग्स थे वो वापस से जो है रिस्टोर हो गए, उनकी डायनेस्टी जो है वापस से क्या हो गई, रिस्टोर हो गई। तो वही चीज है। इसके बाद 1807 में क्या होता है, मेज़नी का बर्थ होता है जेनेवा के अंदर। 1838 से 48 के बीच, 30 से 48 के बीच द एज ऑफ रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशंस होते हैं। 30 में फर्स्ट अपहीवल हम लोग देखते हैं। इसी दौरान में 1821 में ग्रीस के अंदर, जो कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म वाली फीलिंग चल रही थी, लोगों के अंदर इमर्ज हो रही थी, अलग अलग कंट्रीज जो है अपने आप को इंडिपेंडेंस कर रही थी, तो उसी के चलते ग्रीस के लोगों के अंदर भी क्या हो गया, अपनी कंट्री के लिए एक नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होती है। लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट किया इन 1821 और 32 तक आते आते विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये लोग क्या हो गए, आजाद हो गए, इंडिपेंडेंस हो गई। 71 में जर्मन का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है और आफ्टर उसमें कौन बनता है, काइसर विलियम फर्स्ट जो है वो उसके किंग बनते हैं। 61 में इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, बट उससे पहले 1859 में क्या होता है, सार्डिया पीडमोंट की फोर्सेस ने किसको हरा दिया था, ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी उनको डिफीट किया था और विक्टर इमानुएल II क्या बनते हैं, इसके किंग बनते हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा और क्या किया गया था, 1707 में जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन था, तो वही कहीं एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होता है, जिसके बिहाफ पर क्या बनता है आपका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन आप लोगों का होता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली हो, आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया है तो दैट यू कैन मेंशन दैट थिंग इन द कमेंट बॉक्स। मैं जरूर ट्राई करूंगी कि उसे रिजॉल्व कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ या फिर एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।